सोनू एमए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर एमपीएस 03 सब्जेक्ट है हमारा इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। आज की इस वीडियो में बात करूंगा मैं इस टॉपिक के ऊपर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। प्लीज़ आज इस वीडियो को आप एंड तक देखना, जो क्वेश्चन बताऊंगा आपके काम की बात है। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो ये वीडियो आपको पास करवा देगा, वो भी अच्छे नंबरों से। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। टॉपिक के अंदर दोस्त जो हमारे क्वेश्चंस होने वाले हैं, ये सभी क्वेश्चंस आपके पूरे सिलेबस में से प्लस जो अभी एग्जाम्स हुए उन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके बनाए गए हैं। और मुझे नहीं लगता दोस्त इससे बाहर कोई क्वेश्चन भी आने वाला है। जो आपको मैं बताऊंगा आप उनको फॉलो करना। पहले उन क्वेश्चंस को हम समझ लेते हैं जो अभी आपके आए दिन क्वेश्चन जो ट्रेंड है इग्नू के एग्जाम में वो चेंजेस हुए हैं, तो उन ट्रेंड को मैंने पकड़ा है और उसी के हिसाब से आपके क्वेश्चन आज मैं तैयार करवाने वाला हूँ। इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से करके जाना है। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, डिस्कस द रोल ऑफ मीडिया इन इंडियन डेमोक्रेसी। मीडिया के बारे में पूछा गया है आपसे और मीडिया के ऊपर क्वेश्चन एक ना एक आना कंपलसरी है। इसलिए यहाँ पे आपको इस तरीके से समझना है कि भारत के लोकतंत्र को, भारत में लोकतंत्र है और जहाँ पे भी लोकतंत्र होगा वहाँ पे मीडिया का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन में पूछा आपसे यही गया है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने में मीडिया की क्या भूमिका है, चर्चा कीजिए। जब हम मीडिया की बात कर रहे होंगे तो हम इस टॉपिक पर जरूर बात करेंगे कि मीडिया के कौन कौन से लीगल राइट्स हैं, आज इस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर मीडिया का क्या रोल है, एंशिएंट टाइप में मीडिया का क्या रोल था। अगर हम उन चीज़ों को जोड़ते जोड़ते अगर आज लेकर आते हैं, आपका आंसर सॉलिड बन जाएगा। मैं पहले आपको टॉपिक को समझाऊंगा और मेरे पूरा कंसेप्ट को समझना और एक एक टॉपिक पूरा बना के लिख कर आ जाओगे एग्जाम के अंदर और आपको पूरे पूरे मार्क्स भी मिल जाएंगे। इग्नू का एग्जाम बहुत ईजी आता है, लेकिन लिखने का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए और जो फैक्ट्स बताने वाला हूँ बस ये आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहले दोस्त, लोकतंत्र को स्थापित करने में मीडिया की सबसे बड़ी भूमिका है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर डेमोक्रेसी है, लोग वोट देने जा रहे हैं, लेकिन लोगों को यही नहीं पता कि जिसको हम वोट देने जा रहे हैं अब वो कैंडिडेट हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद है, उसका बैकग्राउंड क्या है। अब पॉलिटिक्स को सोसाइटी तक पहुंचाने का काम मीडिया करती है और यही हमारे आज इस मॉडर्न टाइम के अंदर मीडिया का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। लेकिन अगर हम चलिए थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाते हैं। अभी हम टॉपिक की इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं और जब इंट्रोडक्शन की हम बात करेंगे तो हम जाएंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर। हिस्ट्री के अंदर जाते हैं हम तो एंशिएंट टाइम के अंदर मीडिया नामक कोई संस्था नहीं हुआ करती थी। जैसे कि आज काफ़ी सारे मीडिया चैनल्स हैं, सोशल मीडिया है, आज तो बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन एंशिएंट टाइम में तो ऐसा कुछ थी नहीं भाई कि नहीं आज गवर्नमेंट को चैनल है, कोई प्राइवेट चैनल्स है जो लोगों तक अपनी सूचनाएं देंगे। राजा को भी अगर कोई सूचना देनी होती थी एंशिएंट टाइम के अंदर तो वो अपने कई नुमाइंदे रखते थे, अपने लोगों को सोसाइटी में भेजा करते थे और वो लोग घोड़े पे जाते थे और सभी दुकुड़ करके और गांव भर में जाके सूचनाएं दे दिया करते थे। सिंपल। तो एंशिएंट टाइम की बात है ये। जब हम मिडिएवल काल के अंदर आते हैं तो भी यहाँ पे ऐसा ही था। मिडिएवल काल में तो दोस्त इतना बुरा हाल हो गया था कि स्टेट और रिलीजन आपस में जुड़ गए थे। मीडिया का रोल सिर्फ इतना था, जो स्टेट कहती थी वही लोगों तक पहुंचाया जाता था। स्टेट के अगेंस्ट में कोई भी बात ना छापा जा सकता था और ना ही लोगों को बताया जा सकता था। जब हम गुलाम हुए थे उस टाइम मीडिया की क्या भूमिका थी। दोस्त मैं जो भी टॉपिक बता रहा हूँ इंटरकनेक्टेड कर करके बता रहा हूँ ताकि आप इजीली डायग्राम के थ्रू इन टॉपिक को समझा पाओ। अब आपको बताना है कि मॉडर्न एरा के अंदर ये जो आधुनिक समय है उस टाइम भी जब देश ज़्यादातर गुलाम हुआ करते थे, क्योंकि आप खुद देखिए ब्रिटेन ने लगभग 100+ कंट्रीज़ को अपना गुलाम बना रखा था। 100+ कंट्रीज़ को 1945 से लेकर 50 के बीच में दुनिया के लगभग 100 कंट्रीज आज़ाद हुए हैं, जिसमें भारत भी शामिल है 1947 के अंदर। अंग्रेजों ने भी भारत के अंदर किया था भारतीय सूचना प्रसारण पे जो भी इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है उन सब पे दोस्त प्रतिबंध लगाकर। और ये चीज़ हमने भारत छोड़ो आंदोलन में या सविनय अवज्ञा आंदोलन एंड असहयोग आंदोलन इन सभी मूवमेंट के अंदर हमने ये सब देखा था। 1947 जब आया तो इस टाइम आते आते हम समझ गए थे कि लोकतंत्र चाहिए तो मीडिया बिल्कुल लिबरल, बिल्कुल फ्रीडम होना चाहिए मीडिया को। अगर मीडिया को लिबर्टी नहीं है तो लोकतंत्र मात्र सिर्फ ढकोसला होगा, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मीडिया का काम है, सरकार का जो गवर्नमेंट है उनका फोकस करवाना जनता की मेन इश्यूज़ पे और जनता की जो वॉइस है उसको रेस करवाना ताकि सरकार तक वो वॉइस पहुंच पाए, और इसके लिए मीडिया सबसे ज़रूरी है। इसीलिए दोस्त आज मीडिया को देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है।
मीडिया जानकारी का एक स्रोत है जो कि अलग अलग तरीके से स्रोत यानी कि जो नॉलेज है या जो इन्फॉर्मेशन में पहुंचाती है। प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चेंजेस होना एक बहुत बड़ा सफ़र है। जर्मनी के गुटेनबर्ग से स्टार्ट हुआ, उस टाइम से लेकर आज तक मीडिया के कई सारे फॉर्म बनते चले गए। हम टॉपिक को यूँ समझते हैं कि टेलीफोन से लेकर टेलीफोन आज के टाइम पे, लेकिन दोस्त पहले जब हम बात करते हैं रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स यही हुआ करते थे, चिट्ठी वगैरह। एंड जब भी गवर्नमेंट को कुछ कहना था तो रेडियो पे, आकाशवाणी पे ही वो दिया करते थे भाषण और जनता तक पहुंच जाया करता था। जिसके घर में रेडियो भी होता था वो तो अमीर कहलाया करता था, पहले की बात कर रहा हूँ मैं। आज टेलीविज़न तो एक बहुत बड़ा साधन हो गया, लेकिन और आज एडवांस लेवल में बात करें आज हम तो सोशल मीडिया में फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम ऐसे काफ़ी सारे सोशल मीडिया आ चुके हैं। ब्लॉग लिख के, वेबसाइट के थ्रू बहुत सारे। तो आज तक के कंडीशन, कंटेम्प्रेरी टाइम की कंडीशन भी आपको बतानी है अपने आंसर के अंदर। 1990 के दशक में भारत में बहुत बड़ा चेंज आया। क्यों? क्योंकि 1991 के अंदर जब सोवियत यूनियन यूएसएसआर टूट गया तो भारत ने भी अपनी दोस्ती उससे कम करी और सोशलिज्म की जो पॉलिसी थी जिसमें स्टेट कंट्रोल ज़्यादा हुआ करता था, और अब हमने भी लिबरल कर दिया। और अब क्या किया हमने कि जो भी इंफॉर्मेशन के सोर्सेस है उनको ओपन किया हमने, प्लस जो आईटी कंपनीज है, जो बाहर की एफडीआई है, वो इंडिया में आ सकते थे। लेकिन 1991 से पहले क्या लाइसेंस लेना पड़ता था, इसलिए कोई कंपनी आती ही नहीं थी, भारत का विकास रुका पड़ा था। तो जाके दोस्त 1990 के अंदर ऐसा हो पाया। 1991 के बाद हम पे ये आरोप भी लगाया गया कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो सोशल मीडिया है या जो मीडिया का जो सोर्स है, इनको ज़्यादातर जो नोवेल्स यानी कि जो कुलीन वर्ग है, जो पैसे वाले लोग हैं, जो उद्योगपति हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कैपिटलिस्ट लोग हैं, ये उन्हीं का साधन है। यानी कि यही लोग यूज़ करते हैं मीडिया को। गरीब लोगों को क्या लेना देना है मीडिया से। एक मतलब कि क्या कहते हैं नेगेटिव पॉइंट चला गया था हमारी सोसाइटी के अंदर। मीडिया को मजबूत बनाने में सरकार की भूमिका सबसे बड़ी है। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन बता देने के बाद आपको बताना है कुछ थिंकर के व्यूज़ जो उन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं। आपका आंसर सॉलिड हो जाएगा, टीचर दीवाना हो जाएगा, कहाँ से बच्चा पढ़ कर आए पूरे मार्क्स दे देगा। देखिए डॉक्टर अम्बेडकर जी यहाँ पे क्या कहते हैं, प्रेस केवल एक व्यक्ति या नागरिक के बारे में वर्णन करने का एक अन्य तरीका है। यानी कि जो प्रेस है एक अन्य तरीका है जो व्यक्ति या नागरिकों के बारे में बताता है। ये प्रेस का अधिकार जो है वो 1901 में ए में दोस्तों रखा गया है। और आप देखोगे भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है आर्टिकल 19(1)(a), इसमें साफ बताया गया कि भारत एक मीडिया होगी भारत की, और मीडिया को पूरा अधिकार है, पूरी मीडिया स्वतंत्र है, वो जनता की बातों को रख सकती है, सरकार की आलोचना भी कर सकती है। रिपोर्टर्स विद बॉर्डर हो गया, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हो गया, इन सभी के द्वारा मीडिया की राइट्स को सिक्योर करने की बात कही जाती है। भारत को 180 देशों के अंदर, ध्यान रखना, इंडियन मीडिया जो है उसका परफॉर्मेंस कितना अच्छा है वो आपको इससे पता चल जाएगा। 180 देशों में जब रिकॉर्ड देखा जाए तो भारत का स्थान 136 देशों में आता है। दोस्त मैं सच बताता हूँ, भारत भी आज तरक्की कर चुका होता अगर भारत की मीडिया दलाल ना होती। तो भारतीय लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका की बात करते हैं हम। नागरिकों के बीच एक चैन बना देती है ये, ठीक है, कि स्टेट गवर्नमेंट है और इधर हमारे सिटीजन हैं, इनके बीच की जो कड़ी है वो मीडिया होती है, ताकि इनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपस में पहुंचाने, आदान प्रदान करने का काम मीडिया करती है। परंपरा और संस्कृति के आधार पर चीज़ों को तय करती है, ये डिसाइड करती है किस तरीके से ट्रेडिशन चला आ रहा है और उन्हीं कल्चर को ये कंटिन्यू करती है। कंटिन्यू मतलब ट्रेडिशन मतलब यहाँ पे क्या है कि मीडिया की भूमिका है सरकार और जनता के बीच में कड़ी का काम करना, और वो कड़ी टूट गई तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगी। इसलिए मीडिया ही एक वो दोस्त यंत्र है जो जनता की आवाज़ को उठाकर सरकार तक रखेगी, और सरकार को ऐसा काम गलत करती है तो उसकी आलोचना भी कर सकती है। काफ़ी सारी जो टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया है, आज लोग काफ़ी इसमें रुचि रखने लग गए हैं। छोटा सा आप आलोचना लिखना है यहाँ पे, एंड में आलोचना लिखना, और आलोचना में ये बताना कि आज के जो मीडिया है वो जैसे कि पेड मीडिया के भी दोस्तों टाइप होते हैं। पेड मीडिया का कंसेप्ट चला हुआ है आज, और ये पेड मीडिया वो मीडिया होती है जो पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी से या पर्टिकुलर किसी ग्रुप से द्वारा पैसे ले लेती है और सिर्फ उन्हीं के न्यूज़ को दिखाने लग जाती है। अब उसके लिए क्या सही है क्या गलत है कुछ पता नहीं होता। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब मान लो कि आज के टाइम पे गवर्नमेंट ने कोई भी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करी है, उनकी अच्छाई के बारे में जानना है तो सोदरी के द्वारा जो डीएनए करवाया जाता था, आप उसको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब उसी पॉलिसीज़ की आपको बुराइयाँ देखनी है, नीतीश कुमार को देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको।
मेन स्ट्रीम जो मीडिया है हमारी, वो आज रोज़गार यानी कि एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, हेल्थ, एजुकेशन, डिफेंस एंड जो फंडामेंटल नीड्स है लोगों की, उन सब पे बात ना कर कर पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाती है। कौन नेता क्या कर रहा है भाई, कौन नेता कहाँ पे जा रहा है, आज नेता ने कौन से कपड़े पहने हैं, आज वो नेता ने क्या स्टेटमेंट दे दिया है। अब कोई आज क्या होता है कि देखो कलर्स से सोनी MX इन सब का काम है सास बहू दिखाना, लेकिन 2 बजे एक प्रोग्राम जरूर दिखाएंगे ये अपनी TRP को बढ़ाने के लिए, क्या सास बहू का नाटक न्यूज़ चैनल के ऊपर दिखाया जाता है। ये बॉलीवुड के कुछ किस्से कहानियाँ सुनाना स्टार्ट कर देंगे ताकि TRP बढ़ेगी। तो आज TRP का खेल है, इसके लिए सबसे ज़्यादा आलोचना करने कही जाती है। TRP का दोस्तों खेल है, और TRP के लिए आज मीडिया इतनी गिर जाएगी सोचा भी नहीं था। इंडिया में दोस्त आज एक इतना घटिया चैनल है, मैं सच बता रहा हूँ आपको, कि उस चैनल की तरह मैंने आज तक नहीं देखा। आप आलोचना करके लास्ट में एक छोटा सा कंक्लूजन लिख देना कि इस तरीके से कहा जा सकता है कि भारत के लोकतंत्र को आज मजबूत करने में मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, यानी कि भूमिका है। ऐसा नहीं कि मीडिया की कुछ कमी नहीं है, मीडिया की कमी होते हुए भी कुछ ऐसे मीडिया हैं जो अपनी भूमिका को अच्छे से निभा रहे हैं। और अगर ये मीडिया भटक जाते हैं तो आज सोशल मीडिया का आ चुका है जो कि छोटे छोटे मुद्दों को बहुत बड़ा बना देता है। जैसे कि दोस्तों आप एजुकेशन के मामले में या किसी डिफेंस या कोई भी छोटा सा भी कहीं इंसिडेंट हो जाता है, कोई इवेंट्स हो जाता है, तो वो सोशल मीडिया पे बहुत जल्दी वायरल हो जाता है। तो आप इसकी भी भूमिका निष्कर्ष में बता सकते हो। बात करते हैं अपने हम सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, न्यायिक पुनरावलोकन क्या है। इसको न्यायिक पुनरावलोकन भी कहा जाता है। कानून की प्रक्रिया के कार्यपालन में इसकी भूमिका की चर्चा कीजिए। व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू, डिस्कस इट्स रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। वर्ड क्या रहा है, पुनः मतलब दोबारा, रावलोकन, रावलोकन मतलब जांच करना, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू यानी कि जुडिशियल के द्वारा, हमारी जो जुडिशरी है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो रिव्यू किया जाता है उसी को पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। यानी कि मान लो कि सुप्रीम कोर्ट है, भारत की सबसे सर्वोच्च संस्था है, न्यायिक संस्था, और पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है, भारत की संसद के द्वारा जो लॉ यानी कि जो कानून इम्प्लीमेंट किया गया है, जो बिल पास किया गया है, अब वो बिल अगर हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट उसको देखेगी, जांच करेगी। अगर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वो नहीं पाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उस बिल को यहीं पर रद्द कर देगी, इम्प्लीमेंट होने नहीं देगी। इसी को कहा जाता है जुडिशियल रिव्यू। यानी कि जुडिशरी के रिव्यू करने के बाद अगर कोई बिल संविधान के दायरे में नहीं पाया जाता, खल्लास, खत्म, संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है भाई, यह सुप्रीम कोर्ट की पावर। तो निर्णय की समीक्षा करना, रिव्यू द डिसीजन विच इज टेकन बाय द इंडियन पार्लियामेंट, ठीक है। लिखित संविधान हमारा है और लिखित संविधान के अंदर ये सही से एक्सप्लेन कर दिया गया है कि पार्लियामेंट भी काफ़ी मतलब कि तानाशाही ना बन जाए, जो मन में आए वो कानून पास करते चले जाए। दुनिया भर में सबसे पहला कानून पता है दोस्त कहाँ लागू हुआ था, जिसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ब्रिटेन में लागू हुआ था ये। और इसके तहत राजा को पार्लियामेंट के अंडर में ला दिया गया था। अब राजा अपने मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, जो भी करेगा पार्लियामेंट की एग्रीमेंट लेना जरूरी है, यानी कि सभी मेंबर्स की एग्री चाहिए, उसमें सहमति चाहिए। तो इसी तरीके से अब ये बहुत चीज़ जरूरी हो गया और हमारे लिखित संविधान के अंदर ये पहले ही सोच लिया गया था, इसलिए सभी की राइट्स को, सभी की पावर्स को रिटर्न में बताया गया। ऐसे ही सबसे बड़ा संविधान नहीं बन गया दुनिया का दोस्त, इसलिए सबसे बड़ा संविधान बना हमारा संविधान, सब कुछ रिटर्न में हमारे संविधान के अंदर। और रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, आपको पता है ये? किसी भी देश के संविधान को हम रिटर्न अनरिटर्न कब कहते हैं? अब जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा या मैं ही बता दूँ, चलिए बता देते हैं। देखो, रिटर्न संविधान यानी कि रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन उस कंट्री के संविधान को कहा जाता है जिस कंट्री के पास एक फिक्स टाइम पीरियड हो कि भाई मेरा जो संविधान है वो इस टाइम पीरियड के अंदर बना है। जैसे भारत के पास 2 साल 11 महीने और 18 दिन है, पहली चीज़। और उस देश का संविधान किसी संविधान सभा के द्वारा बनाया गया हो, यानी कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा बनाया गया हो। अगर ये 2 चीज़ उस कंट्री के अंदर है तो उस देश के संविधान को लिखित संविधान कहा जाता है। भारत के अंदर संविधान को संविधान सभा ने बनाया है, कोई डाउट इसके अंदर नहीं है। 2 साल 11 महीने 18 दिन हमारे पास फिक्स टाइम भी है। अब ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे ना ही आज तक कोई फिक्स टाइम है कि भाई इस टाइम तक लेकर इस टाइम तक कोई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी है, आज तक ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए ब्रिटेन के संविधान को रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहा जाता है।
ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए और भारत ये करता है, इसलिए भारत का संविधान लिखित संविधान है। तो इसका मतलब क्या है कि ब्रिटेन कोई कानून है ही नहीं, वैसे चलता है। इसका मतलब ये इतना सिंपल है कि ब्रिटेन के अंदर जो ट्रेडिशन चले आ रहे हैं, जो कस्टम चले आ रहे हैं, अब आप क्लास में जाते हो तो हम सब खड़े हो जाते हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, अपने आप बोलते हैं, हमें किसी ने सिखाया तो है नहीं। अब घर में कोई आता है तो नमस्ते, नमस्ते पापा, नमस्ते मम्मी, हम ऐसा कुछ कहते हैं, नमस्ते बुआ जी, नमस्ते फूफा जी, ऐसे कुछ कस्टम्स है जो हम बिना सिखाए सीख जाते हैं। तो वैसा ही वहाँ पे भी कस्टम चले आ रहे हैं, कुछ वही कस्टम चले आ रहे हैं। प्लस जब भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वहाँ पे जो डिसीजन दिए जाते हैं वो भी कानून बन जाता है। तो वहाँ पे जो ट्रेडिशन, जो भी परंपराएं चले आ रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसीजन दिए गए, जो पार्लियामेंट के द्वारा डिसीजन दिए गए, वही वहाँ का कानून है। क्योंकि हमारे देश के अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम है, लेकिन ब्रिटेन के अंदर वहाँ का पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम है। पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है वहाँ पे कि वो मरे को जिंदा और जिंदों को मार सकती है। कि कौन? ब्रिटेन पार्लियामेंट, ब्रिटिश के पार्लियामेंट। क्लियर दोस्त यहाँ पे। और ये चीज़ वहाँ के राजा के बारे में भी कहा जाता था, ब्रिटेन महारानी के बारे में कहा जाता था। चलिए अब बात करते हैं न्यायिक पुनरावलोकन की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है, जिसमें सबसे पहले दिया गया है मारवारी मार्शल के अनुसार। अगर आपने इनके स्टेटमेंट को दोस्त नहीं लिखा ना, एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे यार। और इनके स्टेटमेंट में क्या है कि ये इन्वर्टेड कोमा में होता है, इसलिए आपको एज इट इज सेम लिखना होता है, इसमें चेंजेस नहीं कर सकते आप। तो कोशिश कीजिए थोड़ा इनको मगअप यानी कि रट्टा मारने की, ताकि आप एज इट इज सेम आंसर को लिख के आए अपने एग्जाम्स के अंदर, इंप्रेशन थोड़ा अच्छा जाएगा। यह न्यायालय की ये कैसी शक्ति होती है, किसके बारे में बात कर रहे हैं? जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें यह किसी कानूनी या सरकारी कार्य को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। ये क्लियर है यहाँ पे, यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है। कौन? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है, जिससे यह देश के मूल विधि या संविधान के विरुद्ध समझती है। बहुत अच्छी बात कही मारवारी मार्शल ने, वो बहुत इजी डेफिनेशन दी है, तो आप सिंपल इसको समझ भी सकते हो। नेक्स्ट है मुनरो के अनुसार न्यायिक पुनरावलोकन वह शक्ति है जिसके अंतर्गत कांग्रेस द्वारा पारित किसी कानून अथवा राज्य के संविधान की किसी व्यवस्था या कानून जैसे प्रभाव वाले और किसी सार्वजनिक नियम के संबंध में यह निर्णय लिया जाता है कि वह संयुक्त राज्य के संविधान के अनुकूल है या नहीं है। अब कुछ बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, कांग्रेस कहाँ से आ गया भाई यहाँ पे, ये पॉलिटिक्स की बात हो रही है क्या? अपनी संसद को लोकसभा और राज्यसभा के नाम से जानते हैं। अमेरिका के अंदर संसद को कांग्रेस कहा जाता है, जिसको हम पार्लियामेंट कह रहे हैं, अमेरिका में उसको कांग्रेस कहा जाता है। और कांग्रेस 2 टाइप्स की होती है, जैसे इंडिया में लोकसभा राज्यसभा है। कौन कौन सी है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जिसको भारत के अंदर लोकसभा कहते हैं, जिसको इंडिया में राज्यसभा कहा जाता है, उसको अमेरिका के अंदर सीनेट कहा जाता है। क्लियर है यहाँ पे? तो यहाँ पे कहना है मुनरो का, दोस्तों बहुत फेमस ये मतलब कि स्टेटमेंट है, पॉलिटिकल थिंकर के रूप में बहुत फेमस माना जाता है इनको। इनका ये कहना है कि अगर कांग्रेस यानी कि अमेरिकन पार्लियामेंट के द्वारा जो भी नियम पारित किए जाते हैं और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के, अमेरिका के संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया जाएगा। तो यही सेम कंडीशन दुनिया के सभी देशों के अंदर पाई जाती है, जिसको जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। क्योंकि ये कंडीशन दोस्त अमेरिका के अंदर भी है। अमेरिका के अंदर से हमने फंडामेंटल राइट्स लिया, जुडिशियल रिव्यू लिया, तमाम चीज़ें दोस्तों हमने कहीं ना कहीं से अडोप्ट ही करी है। इसलिए भारत के संविधान को उधार का संविधान भी कभी कभार कहकर आलोचना की जाती है। बट अच्छी चीज़ें जहाँ जहाँ भी मिल रही हो ले लीजिए, क्या बुराई है इसके अंदर। मैक्रेडिस तथा ब्राउन के अनुसार क्या है भाई, इनका ये कहना है कि न्यायाधीशों के उस शक्ति से है, किसका मतलब? न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब कि अगर कोई भी कानून संविधान के विरुद्ध पाया जाता है तो उसको अमान्य ठहराया जा सके। तो सारे वही बातें कह रहे हैं, सिंपल है, यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं। डेमो क्या कहते हैं यहाँ पे? न्यायिक समीक्षा वह सकती है जिससे कोई न्यायालय किसी कानून या इसके आधार पर कोई सरकारी कार्यवाही किसी सार्वजनिक अधिकारी द्वारा किए गए गैर कानूनी कार्य को असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दे। कह रहे दोस्त यहाँ पे, या आप कह सकते हो कि उसको अगर मूल विधि के यानी कि जो हमारे देश की संविधान है, अगर उसके उस अपोज या उसके अगेंस्ट में माना जाए या उसके विरुद्ध है, तो उसको डिक्लेयर किया जा सकता है कि भाई ये इलीगल है या अवैध है। ये कह रहा है डेमो के अनुसार। दोस्त स्टेटमेंट को हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा गया है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया। देखो भारतीय संविधान के अंदर ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ना ही संसद को सबसे सुप्रीम बनाया गया है और ना ही सुप्रीम कोर्ट को सबसे सुप्रीम बनाया गया है। भारत के अंदर संविधान सबसे सुप्रीम है, संविधान से बड़ा कोई भी नहीं है, कानून से बड़ा कोई भी नहीं है, ना ही पार्लियामेंट ना ही सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि ब्रिटेन के अंदर वहाँ की पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम है, अमेरिका के अंदर वहाँ की सुप्रीम कोर्ट सबसे सुप्रीम है, इंडिया के अंदर हमारी संविधान, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम है, उससे बड़ा कोई भी नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के अनुरूप ही कार्य करने को बाध्य किया गया है
और वो तानाशाही नहीं बन सकती, इसकी भी अलग से व्यवस्था की गई है। संविधान का अनुच्छेद 368 एक ऐसा आर्टिकल है जो संविधान को सबसे सर्वोच्च बना देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा जो भी संविधान के अंदर अमेंडमेंट किए जाएंगे, जो चेंजेस किए जाएंगे, संशोधन किए जाएंगे, वो आर्टिकल 368 के तहत ही किए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, संविधान के अंदर जो संशोधन किए जा रहे हैं आर्टिकल 368 के तहत, सुप्रीम कोर्ट इसी की जांच करता है। ये जो 3 अंग हैं, जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका, पार्लियामेंट जिसको हम लेजिस्लेचर भी कहते हैं यानी कि संसद, इन तीनों को अलग अलग सेपरेट यानी कि सेपरेशन रखा गया इनके अंदर पावर्स में। कोई किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है यहाँ पे। अब लेकिन जो सबसे बड़ी बात यहाँ पे तब आ जाती है जब मामला थोड़ा बिगड़ जाता है। आप खुद देखिए दोस्त, गोलकनाथ मामला हुआ था 1967 के अंदर, और इस मामले में ये कहा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया ये कि देश की जो संसद है वो मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकती, उसको ये राइट नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय आगे चल के अपने फैसले को चेंज कर देता है। और क्या होता है दोस्त, अब इसको हम समझने वाले हैं केशवानंद भारती केस के अंदर 1973 के अंदर। अब इस केस में क्या हुआ था इसके बारे में आगे समझेंगे। पहले हम ये समझते हैं भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संवैधानिक व्यवस्था क्या है, किस किस आर्टिकल्स के अंदर एक जो न्यायिक व्यवस्था है उसको सुरक्षित रखा गया है, प्रोटेक्टिव रखा गया है। सबसे पहले दोस्त, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12(2) के अंदर इसकी व्यवस्था की गई है कि भारत में जो भी फंडामेंटल राइट्स इंप्लीमेंट होंगे उनके सभी तरीकों को बता दिया गया है पहले ही। राज्य के कार्यों को अनुच्छेद 13(2) के अंदर रखा गया है, क्लाउज 2 के अंदर रखा गया है। और 1971 में 24वां संविधान संशोधन किया गया था, और इस संविधान संशोधन के तहत जो ये कहा गया था गोलकनाथ मामले के दौरान 1967 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि पार्लियामेंट को राइट नहीं है फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट करने का, तो इसी को चेंज करने की कोशिश की गई और फाइनली 1973 में ये चेंज हो भी गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया, हाँ भाई केशवानंद भारती मामले के अंदर नहीं 1967 में जब हमने कहा था स्टेटमेंट उसको पलट दिया। और भारतीय संविधान के अंदर चाहे फंडामेंटल राइट्स हो, मौलिक अधिकार हो, उसके अंदर भी चेंज करने का अधिकार है भारत की संसद को। बस जो उसके फंडामेंटल है यानी जो मूलभूत है अधिकार, वो चेंज नहीं कर सकती भारतीय संसद। जैसे कि डेमोक्रेसी, ये अलग से कोई डिफाइन तो नहीं किया गया संविधान में, लेकिन हमें माना जाता है भारत के अंदर कि हम देश की जो डेमोक्रेसी है, रिपब्लिकन सेकुलर कंट्री भारत है ना, हम इन सभी चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये भारत के रीढ़ की हड्डी बैकबोन है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, ये चेंज नहीं किया जा सकता भारतीय संसद के द्वारा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन वो मौलिक अधिकार के अंदर चेंज कर सकती है। ये कब कहा? 1973 में केशवानंद भारती केस के अंदर, क्योंकि 1967 गोलकनाथ मामले में ये कह दिया था कि चेंज नहीं कर सकती, और 1973 में कह दिया चेंज कर सकती है। क्लियर है यहाँ पे? अनुच्छेद 32 भी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल जो रेमेडीज है, वो भी हमें एक अधिकार देता है कि हमारे जो राइट्स है अगर उनका वॉयलेंस होता है तो सीधे हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकता है उसके अगेंस्ट में जिसने हमारे राइट्स का वॉयलेंस किया है। जुडिशियल रिव्यू का राइट है कौन सा? न्यायिक पुनरावलोकन। ये किस पे है? भारतीय संविधान के आर्टिकल 246 के अंदर है। 42 जो अमेंडमेंट हुआ था संविधान के अंदर, इसने थोड़ा सा मतलब कि नींव हिला दी थी यार। हुआ क्या? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, क्योंकि भाई आपातकाल लग गया था, इंदिरा गांधी जी भारत की पूरी महान नेता बन गई थी, एक डिक्टेटर के रूप में स्थापित हो गई थी, और उन्होंने 42 यानी कि 42वें संविधान संशोधन करके ये कह दिया कि संसद अब कोई भी काम करे, इसके काम को न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चैलेंज नहीं कर सकती, यानी कि जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है सुप्रीम कोर्ट का, इसको दोस्तों ख़त्म कर दिया गया था आपातकाल के दौरान। यानी कि जो जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है सुप्रीम कोर्ट की, उसको भी ख़त्म कर दिया गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत। लेकिन आगे चल के जब आपातकाल ख़त्म हुआ तो सारी कंडीशन पहले जैसे वापस ठीक हो गई थी। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यावहारिकता क्या है? देखिए दोस्तों, यानी कब कब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जुडिशियल रिव्यू के तहत उसको ख़त्म किया गया है। देखिए 1950 के तहत निवारक नज़रबंदी जो कानून है, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ऑफ 1950, इसका एक चैप्टर था। कौन सा चैप्टर दोस्त? खंड 14। इसको सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल कहते हुए ख़त्म कर दिया था।
ठीक है। 1947 और 1954 के बीच में आयकर अधिनियम की धारा को सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल कहा और उसको भी खत्म कर दिया। किसको? सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। क्लियर है यहाँ पे? ब्रजभूषण बनाम दिल्ली सरकार के केस में, ब्रजभूषण वर्सेस दिल्ली गवर्नमेंट, इन दोनों के बीच में एक केस हुआ और इस केस के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस की स्वतंत्रता को समर्थन किया और ये कहा कि नहीं भाई, प्रेस की स्वतंत्रता सबसे ऊपर है और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ही चला। 1969 में बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण किया गया, नेशनलाइजेशन की पॉलिसी को सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि विरोध किया था, अपोज किया था इस चीज़ का, लेकिन फिर भी नेशनलाइजेशन तो हुआ ही था, राष्ट्रीयकरण तो बैंकों को किया ही गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, फिर भी लेकिन विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो आर्टिकल 19 और 31 है इसका उल्लंघन हो रहा है गवर्नमेंट के इस पॉलिसी यानी कि नेशनलाइजेशन के द्वारा, राष्ट्रीयकरण के द्वारा, क्योंकि बैंकों को सरकार के अंडर में कर दिया गया था। ठीक है। 1970 में उसने प्रिवी प्रेस को ख़त्म किया। राजा महाराजाओं को पेंशन के रूप में प्लस गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ दी जाती थी, उसको 1917 में क्या हुआ था, इंदिरा गांधी ने एक अध्यादेश, एक ऑर्डिनेंस पास करके ख़त्म कर दिया था और इसको अवैध करार दिया था। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ये तो गलत है, ये कैसे हो सकता है, लेकिन फिर भी प्रिवी प्रेस को ख़त्म कर दिया इंदिरा गांधी ने, जो करना कर लो भाई। 1973 में इसको आयरन लेडी इसलिए नहीं कहा जाता भाई। 1973 में केशवरन भारती केस के अंदर जब ये कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स के अंदर चेंजेस कर सकती है इंडियन पार्लियामेंट, फिर ये भी कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि मूलभूत ढांचे में चेंज नहीं कर सकती, फंडामेंटल स्ट्रक्चर में चेंज नहीं कर सकती, जो अभी मैंने को बताया था। 1983 में सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने फौजदारी कानून की धारा 303 को इलीगल घोषित कर दिया। धारा, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि कोई बंदा मान लो जेल में है और वो जेल में रहते हुए किसी का मर्डर कर दे तो इसको फांसी की सज़ा दे दी जाएगी। 303 धारा इसको ख़त्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। नहीं भाई, जो जेल में है उसको फांसी की सज़ा क्यों दे दोगे भाई, हैं? उसको उसके हिसाब से सज़ा दीजिए। तो इसको ख़त्म कर दिया और ये अब नहीं है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की आलोचना का मूल्यांकन करना है हमें। देखो दोस्त, शक्ति का दुरुपयोग करती है और कई बार ऐसा हुआ है, मिसयूज काफ़ी किया जाता है पावर्स का। अगर इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ की जांच करती है। कभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही किया जाए तो वहाँ पे गड़बड़ी हो जाएगी, क्योंकि 1967 के टाइम पे जब गोलकनाथ का मामला हुआ था तो उस मामले के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि इंडियन पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स के अंदर चेंज नहीं कर सकती, लेकिन इसी स्टेटमेंट को उसने चेंज कर 1973 के अंदर केशवरन भारती मामले में जब ये कह दिया कि नहीं, इंडियन पार्लियामेंट चेंज कर सकती है, तो यहीं पे सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की गई। 2003 में जब हड़ताल किए गए तो उस हड़ताल में तानाशाही का परिचय दिया। देखो, हड़ताल का मतलब लोगों को अपना गुस्सा रखने का पूरा अधिकार है। 2003 के अंदर हड़ताल करने के लिए मना कर दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट की तानाशाही कहकर लोगों ने इसकी आलोचना करी और इस तरीके से दोस्त हमने पूरा देखा जुडिशियल रिव्यू। तो अब एंड में आलोचना भी देख लिया हमने, अब आपको निष्कर्ष क्या देना है, कंक्लूजन जरूर लिखना है यार, मैं फिर से बता रहा हूँ। इंट्रोडक्शन लिखना है आप सभी को, सभी क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट लिखना है थिंकर्स टू द पॉइंट्स में, कहीं कहीं पैराग्राफ में यूज़ करके आपको आंसर लिखना है, लास्ट में क्रिटिसिज्म करना है, कंक्लूजन लिखना है, आंसर सॉलिड बन जाएगा, टीचर दीवाना हो जाएगा, मस्त मार्क्स दे देगा आपको। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, निष्कर्ष के अंदर आप कैसे लिखोगे, बना के लिखना है यार, टेंशन नहीं लेना। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारतीय संसद और सुप्रीम कोर्ट यानी कि न्यायालय, इन दोनों के बीच में एक जो कड़ी का काम करता है वो है जुडिशियल रिव्यू। अगर भारतीय संसद के द्वारा कोई ऐसा कानून बना दिया जाए जो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं भी है, मतलब जनता पे वो अत्याचार भी कर सकती है, डिक्टेटर ना हो जाए, इसलिए भी जरूरी है जुडिशियल रिव्यू का कानून होना और सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट्स होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके आड़ में आकर सुप्रीम कोर्ट भी अगर संसद को मतलब कि तंग करना स्टार्ट कर दे, जो भी कानून बना रही है भाई कि नहीं रद्द, बेकार है, ख़त्म, तो ये भी दिक्कत वाली बात है। इसलिए भारतीय संविधान की एक खूबसूरती ये है कि इसने बैलेंस बना के रखा है, सुप्रीम कोर्ट भी डिक्टेटर ना हो जाए जुडिशियल रिव्यू के आड़ में, और पार्लियामेंट के द्वारा भी ऐसा कुछ ना कर दिया जाए कि भाई वही डिक्टेटर, वही भाई अपन ही भगवान है भाई, जो हम कहेंगे वही कानून हो जाएगा। तो जो है ना सुप्रीम कोर्ट, ऐसे कैसे हो जाएगा, डंडा दे देगी भाई। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के बीच में कभी कभार दोस्त मैं तो हो जाती है, लेकिन ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए, है ना, मन में भेद नहीं होना चाहिए दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, उदारीकरण क्या है, इसके आर्थिक और राजनीतिक परिणामों का विश्लेषण कीजिए। व्हाट इज लिबरलाइजेशन, एनालाइज इट्स इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस।
देखो उदारीकरण वर्ड जो है ये उदारवाद को हम पहले समझते हैं, लिबरलिज्म। आपको समझ में आ जाएगा उदारीकरण का मतलब क्या होता है। उदारवाद जो है जिसको इंग्लिश में कहा जाता है लिबरलिज्म। लिबरलिज्म को हम अपने ही फॉर्म में यूज करते हैं जिसको कहते हैं हम लिबर्टी। और लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम, और फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्रता यानी कि आज़ादी। तो उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जो लोगों को आज़ादी देने की बात करता है। कौन सी? फ्रीडम देने की बात करता है। और आपके पास फ्रीडम तभी होगी जब आपके पास इक्वलिटी होगी। तो उदारवाद सभी लोगों को समानता देने की बात करता है, समानता होनी चाहिए। सभी लोगों के पास जस्टिस भी होने चाहिए, यानी कि सभी लोगों को न्याय मिलना चाहिए भाई, अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। प्लस जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, ये लोगों के काम में इंटरफेयर ना करें। लोग अपने मर्जी से सारा काम करेंगे और जो उनके लिए बेहतर है, क्या सही है क्या गलत है, ये उनको सही से पता है, तो उनको अपने मर्जी पे छोड़ दो। ये कहता है दोस्तों उदारवाद। इसका कहना है कि पूंजीवाद को बढ़ावा दो, यानी कि एक देश के अंदर अगर देश की तरक्की करनी है तो उस देश के अंदर पूंजीपति होने चाहिए, पूंजीवाद होने चाहिए। डैट मीन्स स्टेट कैपिटलिज्म को सपोर्ट करे और इसका मतलब जो भी इंडस्ट्रीज़ है उनको प्रमोट करे। दुनिया के सभी देशों को आने दे अपने देश के अंदर, कोई लाइसेंस राज ना हो, टैक्स कम से कम हो, जिससे कि और भी देश की कंपनीज आए, यहाँ के देश के लोगों को रोज़गार मिले और सिंपल से पूरे देश तरक्की करे। तो एक ऐसी विचारधारा जो स्टेट कंट्रोल को मिनिमम करने की बात करती है, स्टेट कम से कम राज करे। स्टेट का काम है सिर्फ लोगों को डिफेंस देना, लोगों की सुरक्षा करना, बाकी काम लोग अपना खुद ही कर लेंगे। यानी कि इकोनॉमिक सेक्टर में लोगों को सभी फ्रीडम दे दिया जाए, सोशल सेक्टर के अंदर, रिलीजन के अंदर, कल्चर के अंदर, इन सब के अंदर लोगों को बिल्कुल ही फ्रीडम दे दिया जाए। अगर किसी भी सेक्टर को इंटरफेयर करते हैं तो इससे लोगों की जो लिबर्टी है, जो फ्रीडम है, वो खतरे में आ जाएगी। इसी वजह से दोस्त उदारवाद को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक है क्लासिकल उदारवाद और एक है मॉडर्न लिबरलिज्म, यानी क्लासिकल लिबरलिज्म और मॉडर्न लिबरलिज्म। जो क्लासिकल लिबरलिज्म है इसका सिंपल ये कहना था, स्टेट कम से कम रोल करे, बाकी सब कुछ लोगों पे छोड़ दे। यानी कि अगर लोग के पास कैपेबिलिटी है तो वो आगे बढ़ेंगे, नहीं कैपेबिलिटी है तो वो वहीं पे रह जाएंगे। लेकिन स्टेट कोई हेल्प करने के भी नाम से कोई हेल्प ना करे, क्योंकि लिबर्टी में खतरा आ जाएगा। लेकिन जब हम मॉडर्न में आते हैं तो यहाँ पे क्या है कि स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगी, लेकिन जो लोग आगे नहीं बढ़ सकते तो यहाँ पे स्टेट वेलफेयर स्टेट बन जाएगी और लोगों की हेल्प करेगी। यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक स्टेट है और यहाँ का जो स्टेट है मॉडर्न स्टेट, वो एक वेलफेयर स्टेट है। यहाँ पे स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकते थे, यहाँ पे स्टेट भी इंटरफेयर नहीं करेगी, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि कुछ बैकवर्ड लोग, जो पिछड़े लोग हैं, उनको आगे करने के लिए लोग उनको रिजर्वेशन दे सकती है ना, एंड फाइनेंशियल हेल्प कर सकती है, जिससे कि वो हेल्प हो और वो आगे बढ़े। तो हेल्थ में, डिफेंस में, एजुकेशन में, अलग अलग सेक्टर में वो हेल्प मिलेगी, तो वही सोशल वेलफेयर यानी कि एक वेलफेयर स्टेट बन जाएगा। तो यहाँ पे ये 2 टाइप्स है किसके? उदारवाद यानी कि लिबरलिज्म के। ये टॉपिक इतना बड़ा है कि इसको एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता, इसलिए काफ़ी सारे पार्ट्स आएंगे। मेरी इसके ऊपर वीडियो अपलोड है उदारवाद के ऊपर, आप उसको भी देख सकते हो। लेकिन बस इंट्रोडक्शन में पहले इतना बताइएगा। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। डेफिनेशन ऑफ लिबरलिज्म। डायरेक्ट क्या कहते हैं? डायरेक्ट हिटर के अनुसार कि स्वतंत्रता उदारवाद का सार है। जहाँ पे भी उदारवाद होगा वहाँ पे स्वतंत्रता आएगी। उदारवाद क्या है आपको समझ में आ गया? उदारवाद जस्ट एक विचारधारा, एक आइडियोलॉजी है। आप कहीं भी जाते हो तो 4 लोग होते हैं। कुछ लोग बोलता है यार मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई रोके ना कोई काम करने से, मेरे मन में जो भी आए मैं करता जाऊँ। कौन होता है तो मुझे रोकने वाला? मेरी मर्जी, में जो मर्जी वो करूँ। पहले लोग ऐसे होंगे, इसको कहेंगे लिबरलिज्म। दूसरे होंगे यार नहीं यार मुझे ना सही जानकारी नहीं है, मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे गाइडेंस करे, मेरे पे कोई कंट्रोल रखे। और अगर सभी लोगों को कंट्रोल नहीं करेगा तो किसी के पास रिसोर्सेज ज़्यादा हो जाएंगे, किसी के पास रिसोर्सेज कम रहेंगे, इससे अमीर गरीबी बढ़ जाएगी, शोषण बढ़ जाएगा। नहीं यार मैं नहीं चाहता ऐसा। इसको कहते हैं मार्क्सिज्म यानी कि मार्क्सवाद। कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ा है आपने, ये एक आइडियोलॉजी अलग हो गई। तीसरा बंदा आएगा, और मैं चाहता हूँ कि आज की जो दुनिया है ना बेकार है, पूरी ख़राब दुनिया है। हमें चाहिए कि हम जो बूढ़े बुजुर्ग जो लोग हैं ना, हम उनकी विचारधारा को फॉलो करें। भाई बूढ़े बुजुर्ग थे यार, उनकी विचारधारा परखी हुई है, वो कभी गलत हो ही नहीं सकते। तो जो ट्रेडिशन चली आ रही है हमें उसको फॉलो करना चाहिए। तो ट्रेडिशन गलत हो ही नहीं सकती। तो जो ट्रेडिशन को फॉलो करके अभी चलते हैं उसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? है रूढ़िवादी है, ट्रेडिशनलिज्म।
क्लियर है आपको, रूढ़िवादी। तो अलग अलग समाज में लोग हैं, तो इन्हीं अलग अलग समाज में लोगों के वजह से अलग अलग आइडियोलॉजी बन गई है। तो उन्हीं आइडियोलॉजी में नाम है लिबरलिज्म का, मार्क्सिज्म का, ट्रेडिशनलिज्म का, काफ़ी सारे दोस्तों आइडियोलॉजी है। क्लियर है यहाँ पे। तो जो उदारवाद है ये तो स्वतंत्रता की बात करता है, यानी कि इसका जो नारा है ना, नारा सेंट्रल जो पॉइंट है वह है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का विचार इतना महत्वपूर्ण है कि उदारवाद की परिभाषा सामाजिक रूप में स्वतंत्रता का संगठन करने और इसके निहितार्थों का अनुसरण, निहितार्थ मतलब जो इसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, स्वतंत्रता को कैसे हम हासिल कर सकते हैं, ठीक है, निहितार्थ यानी उसका जो इम्पोर्टेंस है, अनुसरण करने के प्रभाव के रूप में की जा सकती है। यानी कि दोस्त आज लिबर्टी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आज एक इंसान के लिए उसके लिए रोटी कपड़ा मकान है। यहाँ पे लोस्की के अनुसार क्या है पहले हम ये समझते हैं। इनका ये कहना है कि उदारवाद कुछ सिद्धांतों का समूह मात्र नहीं बल्कि दिमाग में रहने वाली एक आदत अर्थात प्रकृति है, चित्त प्रकृति है। हम चाहते हैं अपने अंदर से ही हम आज़ाद होना चाहते हैं, मानसिक रूप से हम आज़ाद होना चाहते हैं। तो हम ये तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि बाहर से भी कोई हमें बंद करके रखे, चैनों में बांध कर रखे, हम आज़ादी तो चाहते ही हैं। इसलिए उदारवाद का जो सबसे बड़ा सिद्धांत है वो है लिबर्टी। यहाँ पे आशीर्वादम, इनका क्या कहना है, उदारवाद सिर्फ एक ऐसी विचारधारा नहीं है कि सिर्फ किसी युग में रही खत्म हो गई, एक क्रमबद्ध कंटिन्यूटी के साथ चली आ रही है और कंटिन्यूटी इसकी बनी हुई है। आज भी दुनिया भर के अंदर सभी देश के अंदर देखा जाए तो लिबरलिज्म है। कोई देश बोलेगा कि नहीं भाई सब कुछ स्टेट कंट्रोल होना चाहिए, रशियन रेवोल्यूशन के अंदर यही हुआ था। आज चाइना भी पूरे तरीके से आप कहता है वो हम मार्क्सवादी हैं, हम तो भाई एक कम्युनिस्ट कंट्री है, बट वो ऐसा बिल्कुल वो भी नहीं है। वहाँ पर भी तो इंडस्ट्री है, सब कुछ वहाँ पे भी स्टेट कंट्रोल नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि वहाँ पे लिबर्टी नहीं है, वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है भाई। क्लियर है यहाँ पे, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सार्टोरी के अनुसार उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता, न्यायिक सुरक्षा, संवैधानिक राज्य का सिद्धांत है। यानी कि जहाँ पे भी लिबरलिज्म होगा वो क्यों कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा, इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करेगा। एक इंसान की लिबर्टी ज़रूरी है, ना कि सोसाइटी की लिबर्टी। अगर एक इंसान लिबरल है तो पूरी सोसाइटी लिबरल, यानी पूरी सोसाइटी स्वतंत्र रहेगी। एक इस इंसान को फोकस करता है ये, ठीक है। जुडिशियल सिक्योरिटी की बात करता है ये, न्यायिक सुरक्षा की बात करता है और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट की बात करता है ये। अगर ये तीनों प्रिंसिपल हैं तो समझ लो वो लिबरलिज्म है वाला कंट्री है। उदारीकरण के आर्थिक परिणाम क्या है, देखो तो विदेशी निवेश में वृद्धि करता सबसे पहले ही। अब उदारीकरण जिस कंट्री के अंदर है तो जाहिर सी बात है कि उस कंट्री के अंदर कोई भी देश की जो कंपनीज है वो आएगी, उस देश में पैसे इन्वेस्ट करेगी और उस देश के लोगों को रोज़गार देगी। और इससे क्या होगा कि जब निवेश आता है, इन्वेस्टमेंट आती है तो गवर्नमेंट को टैक्स मिलती है, बड़ा फ़ायदा होने वाला है इससे। आप खुद देखिए यार कि 1991 से पहले भारत एक सोशलिस्ट कंट्री के रूप में बहुत ज़्यादा जाना जाता है दुनिया के अंदर, और हमारी जो पॉलिसी थी वो स्टेट कंट्रोल हुआ करती थी, लाइसेंस राज चल रहा था। यहाँ पे कोई भी बाहर की कंपनी एफडीआई के रूप में ऐसे रूप में आ ही नहीं सकती थी, आएगी भी तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन प्लस लाइसेंस लेना, ये सब लेना, कागजात, लोग ऐसे ही भाग जाया करते थे। लाइसेंस की वजह से यहाँ पर कोई कंपनीज नहीं खुलती थी। अब 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन डिसइंटीग्रेट हो गया यूएसएसआर, उसके बाद सबको ये लगा कि भाई इसकी विचारधारा खराब है, यह नकली विचारधारा, यार हमें अब अमेरिका की तरफ झुकाव रखना चाहिए। अब हमें कैपिटलिज्म, क्योंकि अमेरिका की पॉलिसी क्या है लिबरलिज्म की, हमने वो फॉलो करना स्टार्ट कर दिया और हमने अब अपनाया लिबरलिज्म, LPG, लिबरलाइजेशन, यानी कि उदारवाद। कुंडी मत खटखटाओ, सीधे अंदर आओ, यानी कि आपको लाइसेंस नहीं है, डायरेक्टली अंदर आओ, भारत के अंदर व्यापार करो। आप कभी जाओ गुड़गांव के अंदर, लगेगा न्यूयॉर्क में आ गए। क्यों? क्योंकि दोस्त भारत का वो सेज है। सेज मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, दुनिया भर की कंपनी आएंगे, वहाँ पे आके कंपनी लगा सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। गुड़गांव हो गया, नोएडा हो गया, ऐसी भारत की दोस्त इकोनॉमिक कैपिटल महाराष्ट्र हो गई, यानी मुंबई वगैरह, बहुत यहाँ पे सेक्टर आज खुलने स्टार्ट हो गए हैं। तो मोदी जब भी किसी देश में जाते हैं तो घूमने, हम कहते हैं घूमने जा रहे हैं, भाई एफडीए लेने जा रहे हैं वो। तो एफडीए जब भारत के अंदर आएगी तभी तो यहाँ पे रोजगार आएगी, लोगों को यहाँ पे रोजगार मिलेगा, देश की सरकार को यहाँ टैक्स मिलेगा। भाई सबसे बड़ी बात ये होती है प्राइवेटाइजेशन। अब मोदी जी प्लस गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो सरकार की बस के नहीं इसको प्राइवेट कर दे रही है। लो भाई हम नहीं पालेंगे इसको, हमारे हाथ में रहेगी तो हमारे हाथ में घाटे में जाएगी है। चाहे वो इंडियन एयरवेज देख लीजिए आप, कई सारे दोस्तों LIC वगैरह, सही सरकार में आरोप भी लगते रहते हैं कि सरकार बेच रही है, सब कुछ बेच रही है। दोस्त बेचने का मतलब ये नहीं होता कि देखो अगर सरकार के पास वो है और कमा के वो 10 रुपये ही दे रही है बट खर्चा उस पर 20 रुपये हो रहा है, तो क्या फ़ायदा सरकार को उस पर रखने का। उसको प्राइवेट कर दो, प्राइवेट अपने आप सही से संभाल लेगी उसको, जो सरकार की बस की नहीं है। एंड ग्लोबलाइजेशन, आज वैश्वीकरण का बहुत बड़ा पार्ट है ग्लोबलाइजेशन। आज एक देश की जो इकोनॉमी है, आज एक देश की जो अर्थव्यवस्था है दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ इस तरीके से जुड़ गई है कि बिना किसी रोक टोक के गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन हो रहा है
और ये बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। इसकी शुरुआत आज से नहीं 1991 से ही हो गई थी और आज तो ये बहुत एडवांस लेवल पे हो गया है। आज टेक्नोलॉजी का प्रसार इतनी तेज़ी से हो रहा है कि आज हम इंडिया में बैठे हुए पूरी दुनिया की खबर जान सकते हैं, हम कहीं से भी बातचीत कर सकते हैं। आज इंडिया में बैठे बैठे आप अमेरिका में दोस्त इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है आज यहाँ पे, आज हम ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। आप घर बैठे आप ब्लॉगिंग कर सकते हो, वेब डिजाइनिंग कर सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, फ्रीलांसिंग का जॉब कर सकते हो। आज काफ़ी सारे ऐसे स्कोप बन चुके हैं आज, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन का इसमें बहुत बड़ा रोल है आज। तो एलपीजी हमने अडोप्ट कर लिया, इससे हमारी इकोनॉमी को बूम अप मिली। क्योंकि खुद देखिए यार, भारत की एक ग्रेट इकोनॉमिस्ट है, वो कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। इनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। भारत जब 1991 में जब बिकने की यानी कह सकते हो कि सोना गिरवी रखने के कगार पे आ गया, कई सोना में रखना पड़ा यार, पूरा मतलब ये इकोनॉमी हमारी जर्जर पूरी कमज़ोर हो चुकी थी। इतनी हालत ख़राब थी, इतनी हालत ख़राब थी, सोचो मत यार। भारत के उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे डॉक्टर मनमोहन जी। इनकी जो पॉलिसी रही एलपीजी की, प्लस इन्होंने जो सुधार किया, माइंड ब्लोइंग था, माइंड ब्लोइंग था। तो इनको आज ग्रेट सैल्यूट जाता है हमारा। अब वो बात है कि यार वो साइलेंट मोड पे ज़्यादा रहना पसंद करते थे। मनमोहन सिंह रहते थे हमेशा साइलेंट मोड पे रहे, और अब के जो प्रधानमंत्री वो हमेशा फ्लैट मोड पे रहते हैं। तो दोनों में तो बड़ी डिफरेंस है ही है। घरेलू उत्पाद में उल्लेखनीय वृद्धि, बहुत तेज़ी से वृद्धि होने लगे कि जब भी कोई विदेशी कंपनी भारत में आएगी, जब यहाँ पे मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करेगी तो इससे फ़ायदा होगा। आज देखो, सबसे बड़ी बात बताता हूँ मैं आपको आज इस टाइम, आज हम बहुत ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका मैन्युफैक्चर इंडिया में नहीं होता। अगर हम उनका मैन्युफैक्चर इंडिया में करना स्टार्ट कर भी दे तो उनके छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं, चाहे वो मान लो एसी में, फ्रिज में, कूलर में, आज दोस्त तमाम जगह पे आप देख लीजिए, गाड़ी में जो सेमी कंडक्टर लगते हैं, मोबाइल फ़ोन्स में जो माइक्रो चिप्स लगते हैं, ये इंडिया में है ही नहीं, ये हमें चाइना से लेना पड़ता है। अब अगर हम चीज़ें बना भी ले तो हम छोटे छोटे चीज़ों के लिए दूसरे देशों पे डिपेंड रहते हैं। कोरोना वायरस जब आया भारत में दोस्त, तो उस टाइम पे पता है आपको कि चाइना से थोड़ा सा मोहभंग हो गया देशों का। अब वहाँ की कंपनी छोड़कर जाने लग गए तो इंडिया में आने लग गई, तो इससे हमारा फ़ायदा हुआ। अब देखो अमेरिका के अंदर भी या वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट किया था चाइना की वजह से, कि भाई चाइना भाई इसने नहीं कोरोना फैलाया, भाई एक फादर ऑफ कोरोना है ये। तो इससे भारत को फ़ायदा होगा। लेकिन अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को भी इम्पोर्ट करने लगे भाई, तो भारत महाशक्ति विश्व गुरु कैसे बनेगा? तो चीज़ों को हमें यहीं पे मैन्युफैक्चर करना होगा, हमें यहीं पे उसको बनाना होगा, तभी हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन आज माइक्रोचिप, अब फ़ोन बना लो आप, लेकिन बैटरी चाइना से लेना पड़ेगा आपको। तो यही तो दिक्कत है भाई, ठीक है यहाँ पे। एंड इसलिए घरेलू उत्पाद के लिए वृद्धि हुई है यहाँ पे, लेकिन अदर कंपनी से हुई है, इसका फ़ायदा हुआ है देश को। एंड रोज़गार के अवसर में भी वृद्धि हुई है। रोज़गार यानी कि जो अपॉर्चुनिटीज़ है अलग अलग, वो बढ़ी है। बेरोज़गारी और गरीबी की जो समस्या है उसमें भी वृद्धि हुई है। अब ज़रा खुद सोचिए आप, जब ये चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, ये भी इंक्रीज़ हो रही है, जब ये भी इंक्रीज़ हो रही है, तो ये क्यों इंक्रीज़ हो रही है भाई? है ये चीज़ क्यों इंक्रीज़ हो रही है? भाई ये चीज़ इंक्रीज़ हो रही है इस वजह से क्योंकि पॉपुलेशन भी तो इंक्रीज़ हो रही है मेरे दोस्त। चाइना हम नहीं हो सकते, लेकिन एक चीज़ है कि जो चाइना की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, हम उससे ज़रूर सीख सकते हैं। अब हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे यार कि चाइना में, हाँ ठीक है, अभी कोई डेमोक्रेसी वहाँ पे नहीं है, वो ख़राब है। कोई लोग अभी आज भी उनको चाइना के अगेंस्ट में नहीं कह सकते, वहाँ की गवर्नमेंट के अगेंस्ट में मरवा देगा चाइना। 1989 के अंदर क्या किया उसने, हमें पता है, जो बुलडोजर चढ़वा दिया था उसने स्टूडेंट्स के ऊपर भी, सोचिए एक बार। तो अगर आज हम देखें तो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को वहाँ पे देख सकते हैं। अब भारत के अंदर दोस्त जो बच्चा ग्रेजुएशन कर लेता है उसके पास इतनी भी स्किल नहीं है कि वो आज भी सिस्टम पे बैठ के कोई वेब डिजाइनिंग, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में जान सके। बेसिक नॉलेज भी नहीं रखता उस चीज़ों की। आप खुद देखिए दोस्त, 2030 तक भारत के अंदर 100 करोड़ लोग ऐसे प्रिपेयर होने वाले हैं, 100 करोड़ लोग जिनको जॉब चाहिए। 2030 तक की बात कर रहा हूँ मैं। और मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट ना ही प्राइवेट इतने सारे जॉब क्रिएट कर पाएंगे। तो हमारी ही तो आएगी मेरे दोस्त, क्या आएगी फिर? इसलिए आज चाहिए ये कि आपके पास स्किल होनी चाहिए, और स्किल भी वो जो हमें स्कूल में नहीं सिखाया गया है। स्कूल में जो सिखाया गया वो आगे काम ही नहीं आता है। ये चीज़ दोस्त आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बहुराष्ट्रीय निगमों की वृद्धि हुई है। बहुराष्ट्रीय कंपनी मतलब MNC, मल्टीनेशनल कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी। बहु जो आपके घर में आने वाली है, आई नहीं है, कईयों की शादी हो गई होगी। राष्ट्रीय मतलब एक देश की कंपनी। तो एक देश की कंपनी तो दूसरे देशों के अंदर जाके अपनी कंपनी को खोलती है, उसकी एक ब्रांच खोलती है, और वहाँ पे जाके अब व्यापार करना, ट्रेड करना स्टार्ट करती है। दैट इज़ कॉल्ड MNC, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी। और आज ये कंपनी का दायरा बहुत बढ़ता जा रहा है। जब भी ये कंपनी उस देश के अंदर जाएगी तो उस देश की गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, लेकिन जब ये भारी भरकम पैसा देगी तो सरकार से कुछ बदले में मांगेगी भी। अपनी पॉलिसीज़ को
लागू करवाने के लिए सरकार के ऊपर दबाव डालेगी। जैसे कि आज की सरकार पे लगता रहता है ना आरोप कि भाई सरकार तो ये अमीरों की सरकार है, ये सरकार तो पूंजीपतियों की सरकार है। वही फिर होगा। देश के बाहर अनेक देशों में सुविधाओं का संचालन करते हैं, प्लस इंटरनेट युग आज बहुत तेज़ी से है। पता है आपको कि सोशल मीडिया का कितना उपयोग बढ़ता जा रहा है भाई। देशों में कर्मचारियों की नियुक्ति की जा सकती है आज। एंड भारत में 1991 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नीति जब घोषणा की गई, यानी कि FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कोई भी कंट्री दोस्तों भारत के अंदर फॉरेन डायरेक्ट यानी फॉरेन से कोई भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकता है यहाँ पे, और इस चीज़ को हमने प्रमोट किया है। क्योंकि जब भी FDI आती है तो गवर्नमेंट को उससे पैसा मिलता है, भाई भरकम टैक्स मिलता है। 1991 के बाद हमने FDI को भारत के अंदर इन्वाइट करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ और तेज़ी से। भारत का एक बहुत बड़ा मार्केट है मोटर वाहन के लिए, बहुत बड़ा मार्केट है मोटर व्हीकल्स के लिए। जो कंपनियां भारत में क्यों आ रही है, इसका बहुत बड़ा रीज़न है। भारत एक बहुत बड़े मार्केट के रूप में देखा जाता है। देखो चाइना के बाद भारत की आबादी, जो कि अब तो चाइना को पीछे छोड़ने वाला है इंडिया। देखो हमें आज़ादी के बाद अब तक कुछ किया हो ना किया हो, लेकिन बच्चा पैदा करने में महारत हासिल कर रहा है। ठीक है, विश्व में सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भारत की है। कंपनियों को आकर्षित करने में सरकार की नीति बहुत इंपॉर्टेंट मतलब कि कंट्रीब्यूशन दे रही है। यहाँ पे सरकार की पॉलिसी इतनी ढीली है, इतनी लिबरल है, कोई भी कंट्री भारत में आके इन्वेस्टमेंट कर सकता है। सरकार उसको और प्रमोट करती है। यहाँ पे भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन वाला कंट्री है, कोई बाहर से टक्कर लेना नहीं चाहता। अमेरिका भी दोस्तों भारत के सामने सिर झुकाता है, ये तो पता ही है आपको। जब भी मोदी जी कहीं जाते हैं तो फुल दबा के मोदी मोदी डंका बज जाता है। चलिए विशेष आर्थिक क्षेत्र की बात करते हैं हम, सेज की। अभी मैंने इसकी बात करी, भारत में गुड़गांव नोएडा जो बना हुआ है, बेसिकली भारत में गुड़गांव है। ठीक है, सेज उसको कहा जाता है जहाँ की विदेशी कंपनी आके उस एरिया में आके अपनी कंपनीज खोल सकती है, इसलिए उसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। जैसे कि चाइना में बीजिंग है। ठीक है, सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल पर विकसित किया गया है। इसका मतलब क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि उसमें गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है, प्राइवेट कोई कंपनी होती है, उन दोनों के द्वारा मिलाकर एक कोई कंपनी बनती है और उस कंपनी के द्वारा कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना या सोसाइटी में इकोनॉमिक ग्रोथ पे, GDP को ग्रोथ पे अपना कंट्रीब्यूशन देना। भारत में विदेशी निवेश अप्रैल 2000 में विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र नीति की घोषणा से हुई थी और 2005 में दोस्त नया विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र अधिनियम पारित किया गया और 15 वर्षों तक केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों को कर में छूट प्रदान कर दी गई। यानी कि जो भी यहाँ पे आएंगे अपनी कंपनीज खोलेंगे विदाउट एनी टैक्स, वो यहाँ पे खोल सकते हैं सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। SEZ दैट मीन सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, क्या कहा गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन प्रत्येक विदेशी निवेश को आकर्षित करता है। ये विदेशी कंपनीज को भारत में आने के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है, यहाँ पे आके वो पैसा कमा सकते हैं। व्यापार को प्रोत्साहित करता है, एनकरेज करता है ताकि बिजनेस बढ़े और ट्रेड और ज़्यादा प्रमोट हो। आर्थिक विकास में असमानता को कम करने की बात करता है, रिड्यूस इनक्वालिटी इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड उद्योगीकरण और शहरीकरण में वृद्धि करता है। अगर एक कंट्री के अंदर कोई छोटा सा कस्बा है, कोई सूबा है, कोई गाँव है, अगर वहाँ पर इंडस्ट्री लग जाए तो वो दिन दूर नहीं जब वो शहर में बदल जाएगा, तब्दील हो जाएगा। तो अगर देश का तरक्की करना है तो इंडस्ट्री दबा के खोलना होगा, आज की ये नियम है। लेकिन पॉल्यूशंस प्लस जो इन्वायरमेंट को जो हानि पहुंचेगी, तभी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट दिया जाता है कि आज विकास इतनी ही करो या इस तरीके से करो ताकि आने वाले जनरेशन को भी रिसोर्सेज मिले। वरना सारे रिसोर्सेज हम आज ही ख़त्म कर देंगे तो वो क्या करेंगे भाई। आप सारा पेट्रोल ख़त्म कर देंगे तो अपने बेटे को साइकिल पर घुमाओगे भाई, हैं कहाँ जाएंगे वो, सोचिए। उदारीकरण के राजनीतिक परिणाम क्या हुए, अभी तो हमने इकोनॉमिक आउटकम की बात करी है। देखो उदारवाद का कोई ठोस विकल्प नहीं है। 2008 और 9 के वित्तीय संकट ने ये दुनिया भर को ये दे दिया एक मैसेज कि उदारी आर्थिक व्यवस्था को भी चुनौती दी जा सकती है। क्योंकि दोस्त जब ये संकट आया था 2008-9 का, तो किस तरीके से प्रोडक्शन बढ़े बट बेरोजगारी भी बढ़ी और लोगों के पास जो क्रय शक्ति है, जो परचेजिंग पावर है, वो भी कम होने लगी। तेल की संकट और यहाँ पे आ गई, तो दुनिया भर के अंदर महंगाई बहुत बढ़ गई और इसी महंगाई की वजह से दुनिया भर के अंदर जो इकोनॉमिक व्यवस्था है वो चरमरा गई और इससे स्टेट की आलोचना की गई, सरकार की आलोचना की गई। इसलिए तो दुनिया भर के अंदर जब भी हम इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं तो उदारवाद की वजह से क्या हुआ है दोस्त कि जो स्टेट की जो पावर है वो रिड्यूस भी हुई है। क्योंकि अब कोई भी FDI के तहत आती है वो कंपनी भारत के अंदर या दोस्त विदेशी कंपनी आती है तो देश की जो संप्रभुता है, जो सॉवरेनिटी है, उस पर खतरा है। क्यों? क्योंकि ये विदेशी कंपनी अपनी बातों को मनवाने के लिए सरकार या गवर्नमेंट पे फोर्स डालते हैं।
याद रहे दोस्त वो दिन जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी थी जो कि ट्रेड करने इंडिया में आई थी और पूरे भारत को गुलाम बना ली थी। इसी वजह से भी इन कंपनी की आलोचना की जाती है कि जो विदेशी कंपनीज भारत के अंदर आते हैं, ये कंपनी स्टेट की एक संप्रभुता, जो सरकार की जो शक्ति है उसके लिए खतरा है। प्लस जो आज जिस तरीके से पॉलिसीज इन्फ्लुएंस करते हैं, ये पॉलिसीज बनवाने के लिए ये सरकार की जो बिल्कुल लिबरल या जो फ्रीडम होगी जो सरकार काम करती है उसको कहीं ना कहीं लिमिट कर देती है। क्लियर है यहाँ पे। और एंड में आपको आलोचना करने के बाद एक निष्कर्ष लिख देना है दबाकेदार तरीके से, क्या कि इस प्रकार कहा जा सकता है उदारवाद प्राचीन काल से चला आ रहा एक ऐसा सिद्धांत या एक ऐसी विचारधारा है जिसका ये कहना है कि राज्य किस तरीके से काम करेगा और राज्य किन अधिकारों को प्रमोट करेगा। इसी चीज़ को आप एलुबरेट करके लिख दिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 4th क्वेश्चन, उत्तर पूर्व भारत के संदर्भ में नरजातीय राजनीति की चर्चा कीजिए। डिस्कस एथनिक पॉलिटिक्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो नरजातीयता को प्रजातिकता भी कहा जाता है, इसमें डाउट मत समझना, ठीक है। जो एथनिसिटी है उसको स्पाइसीज भी कहा जाता है। नरजातीयता जो शब्द है वो नस्ल सबसे अलग है। कई बार लोग इसको एक ही समझ लेते हैं, नरजातीयता यानी जो नरजातीय है और नस्ल ये एक ही शब्द नहीं है, ये अलग अलग है। ये दोस्तों ध्यान रखना है आप। सबसे पहले हम डेफिनेशन समझते हैं नरजातीय का मतलब क्या होता है। देखो नर यहाँ पे है ना वर्ड, यहाँ पे ऐसे समझिए, ये जो नर है इसका मतलब होता है मनुष्य। क्या होता है इसका मतलब? मनुष्य। मैं आप हम सब जो धरती पे रहते हैं हम सब मनुष्य, ठीक है। जातीय मतलब आपकी जात, और इस जात का मतलब क्या है? चलिए डेफिनेशन समझते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। नरजातीय शब्द का अर्थ है मनुष्य की जाति। जैसे कहते नहीं हम भाई हमारा जन्म मनुष्य जाति में हुआ है, यानी कि हम इंसान में जन्म हुए हैं, ऐसा कहते हैं ना, हमारा जन्म मनुष्य जाति में हुआ है, ठीक है, इंसान में हुआ है हमारा। यहाँ जाति से अभिप्राय ब्राह्मण, राजपूत, जाट इन सब से बिल्कुल भी नहीं है, तो ध्यान रखना। यहाँ पे जाति से मतलब है जात यानी कि पैदा होना। हमारा जन्म मनुष्य जाति में हुआ है, तो जाति का मतलब यहाँ पे क्या है? जात। और जात का मतलब क्या होता है? पैदा होना। दैट मीन्स इस जात शब्द से जाति बना है, जिनके पैदा होने की संपूर्ण प्रक्रिया एक जैसी होती है। यानी कि जो भी लोग एक कम्युनिटी के अंदर पैदा हुए हैं उन कम्युनिटी की जो पूरी प्रक्रिया है, जो पूरा प्रोसीजर है वो एक सेम होता है। मान लो जो ये सारे लोग हैं, देखिए इनके पहचान और लोगों से बिल्कुल अलग है। लैंग्वेज को लेकर, अपने रिलीजन्स को लेकर, अपने कल्चर्स को लेकर, खान पान को लेकर, ये बिल्कुल और लोगों से अलग होंगे। तो एक अलग नरजातीयता है ये एक अलग नरजातीयता है। लेकिन इनका जो प्रोसीजर होता है इन पूरी कम्युनिटी का वो सेम ही होता है। सभी मनुष्य की एक ही जाति है, वो है नरजाति। नरजाति मतलब मनुष्य जाति। इस पूरी डेफिनेशन की बिल्कुल सिंपल मतलब बताऊं मैं आप सभी को, तो इंसान जो धरती पे जन्म हुआ है उसका वो मनुष्य जाति में जन्म हुआ है। वो एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान होने के नाते उसके अपने इतिहास रहा है, कुछ अपनी कुछ उसकी परंपराएं रही हैं, अपनी उसकी लैंग्वेज है, अपनी उसकी एक कल्चर है, उसकी एक अपनी पहचान है, और जिस एरिया में वो रहता है उससे उसकी एक लगाव है। इसी वजह से उस एरिया के सभी लोग आपस में जुड़े रहते हैं, वो उस एरिया को अपना सब कुछ मान लेते हैं। आप इनको देख लीजिए, आप इनकी एक कल्चर है। आप नॉर्थ ईस्ट में जाइए, आप अंडमान निकोबार चले जाइए, क्या वो लोग हमारे पास आना चाहेंगे? आज भी दोस्त लोग वहाँ के जानवर खा लेते हैं, आज भी लोग वहाँ पे इस तरीके से रह लेते हैं। तो उनकी एक अलग नरजातीयता है, उनकी अपनी एक अलग कम्युनिटी है, इनकी भी एक अपनी एक अलग कम्युनिटी है। तो इस तरीके से दोस्तों हम कह सकते हैं कि नरजातीयता का जो संघर्ष है उनके कई कारण भी हैं। तो आज जैसे हिंदू नरजातीयता यानी कि हिंदू धर्म के सभी लोग, मुस्लिम नरजातीयता मुस्लिम धर्म के सभी लोग, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, सभी एक अलग अलग नरजातीयता है। तो सभी लोग एक अपनी अलग अलग कम्युनिटी में बटे हुए हैं। वो जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो उसी कम्युनिटी को अपना एक पहचान बना लेते हैं और वो उसी कम्युनिटी के नाम से जाना जाता है। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो हमने अपनी एक अलग अलग कम्युनिटी बना रखी है भाई, ठीक है। नरजातीयता संघर्ष के क्या क्या कारण है? देखो, विरोधी आर्थिक राजनीतिक हित ही इन संघर्षों का मूल कारण बनती है। जैसे समानता का दर्जा नहीं मिलना, ऐसे कई कम्युनिटी हैं जिनको सोसाइटी में सबसे बैकवर्ड माना गया है, और इनकी जो कल्चर है, इनके जो खान पान, रहन सहन, पहनावा है, वो सोसाइटी और लोगों में सबसे अलग है। तो इन पिछड़े लोगों को अगर अधिकार नहीं दिया जाएगा तो संघर्ष करेंगे। ये अपने क्षेत्र से सबसे ज़्यादा लगाव करते हैं, और ये इतना लगाव करते हैं कि इनको ये लगता है कि भाई हमारे इस एरिया को ये अलग कर दो,
क्योंकि हमारे लिए यही सबसे है, हम तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहते। तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाएगी तो अलगाववाद आ जाएगा, और इस चैलेंजेस को भारत ने बहुत बार फेस किया है। आगे बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर भी, ठीक है। तो भारत में दोस्त नरजातीयता संघर्ष के मुख्य कारण धर्म और भाषा है, रिलीजन और लैंग्वेज है। रोल ऑफ एथनिसिटी इन इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति में नरजातीयता की भूमिका बताना है हमें। देखिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि धार्मिक आधार पर अलग अलग तरीके से नरजातीयता समूह बने हुए हैं, जिसको हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध अलग अलग नामों से जानते हैं। आपको ये चीज़ तो समझ में आ गया है कि नर जाति का मतलब क्या होता है। नर मतलब मनुष्य, जाति मतलब हम सभी लोग, जहाँ पे हमारा जन्म हुआ है, जहाँ पे हम पैदा हुए हैं, नर जाति है। कुछ लोग ये मत समझ लो कि नर जाति मतलब मैं मंगल ग्रह से आए हुए लोगों की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं, जिसके कान बड़े में पीके की बात नहीं कर रहा मेरे दोस्त, मैं इसी धरती पर रहने वाले लोगों की बात कर रहा हूँ, बट वो अपनी पहचान, अपनी लैंग्वेज, अपने रिलीजन्स में सब अलग अलग हैं, ठीक है। तो जैसे हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट के अंदर, लोग लैंग्वेज के आधार पर भी अलग अलग बटे हुए हैं। जैसे दोस्त कुछ लोग पंजाबी बोलते हैं, कुछ लोग कन्नड़ बोलते हैं, कुछ लोग बंगाली, कुछ लोग तमिल, कुछ लोग तेलुगु बोलते हैं। सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज है। तो ये अपनी लैंग्वेज से उतना ही मोहब्बत करते हैं जितना जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया से ये मोहब्बत करते हैं। क्लियर है यहाँ पे। थर्ड पॉइंट क्या है, नस्ल पर आधारित नरजातीय समूह। नस्ल पे आधारित, ये एथनिक ग्रुप है, किस पे, ये रेस पे काफ़ी बेस्ड। जैसे कि भील, कोल, द्रविड़, संथाल। संथालों को सुना होगा, संथाल जो आज भी पहाड़ी इलाकों में दोस्तों रहा करते थे। और संथाल विद्रोह आपने सुना होगा जब अंग्रेजों के टाइम पे है। तो ये अलग अलग नस्ल के आधार पे बने हुए लोग हैं, अलग अलग नस्ल के आधार पे बटे हुए पूरी कम्युनिटी है इनकी। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या है, जाति पर आधारित नरजातीय समूह। दोस्त ST SC वाले लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग, जिसको हम ट्राइबल्स वगैरह आदिवासी लोग हो गए, ठीक है। तो ये जाति पर आधारित लोग हैं। एंड फिफ्थ पॉइंट क्या है, कबीलों पर आधारित नरजातीय समूह, यानी कि एथनिक ग्रुप बेस्ड ऑन क्लेन। यानी कि दोस्त यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये कबीलों पे आधारित है। जैसे कि आप बेबीलोन सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा, बेबीलोन के अंदर यहूदी कबीले हुआ करते थे जो अपनी यहूदी के नाम से पूरी दुनिया भर में जाने जाते थे। तो इनकी भी एक अलग ही पहचान हुआ करती थी। यहूदी लोगों का दोस्त अपना कोई कंट्री नहीं हुआ करता था तब इसराइल नहीं बन गया। क्लियर है यहाँ पे। तो इस तरीके से ये चीज़ हमने यहाँ पे सारे पॉइंट्स देख लिए। नरजातीय समूह का भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव है। सबसे पहले सांप्रदायिकता, जो अलग अलग धर्म के लोग हैं अपने आप में दूसरे धर्म से लोग ऊपर समझने जब भी लग जाए, और हमने ये देखा 1947 के टाइम पे भारत के पार्टीशन में, तो अलग अलग धर्म के लोगों के बीच में जब धर्म को लेकर जब लड़ाई झगड़े हो जाए, वो आपस में धर्म को लेकर दोस्त हिंसा पे उतर जाए, तभी सांप्रदायिकता दंगे होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सबसे मेन रीज़न है नरजातीय समूह के बीच में जो संघर्ष होता है। तो इसका भारतीय राजनीति पे, इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि या तो राजनेता सांप्रदायिकता दंगे करवाएंगे या लोगों के बीच में फूट डलवा कर ऐसा कांड करवा देंगे। नेक्स्ट क्या है, जातिवाद, कास्टिज्म बहुत ज़्यादा है ये। जब भी आज कोई कैंडिडेट खड़ा किया जाता है तो उस जाति के लोगों के बीच में उसी जाति का कैंडिडेट खड़ा किया जाता है। मान लो कि जहाँ पे ST के लोग, यानी कि अनुसूचित जाति लोग ज़्यादा है, अनुसूचित जनजाति के लोग ज़्यादा है, जहाँ पे ट्राइबल्स काफ़ी है, तो वहाँ से एक ट्राइबल्स को ही खड़ा करेंगे जिससे कि उसकी जीत संभव हो जाए। भाई पॉसिबिलिटी है वो जीत जाएगा। इसलिए क्षेत्रवाद ये कभी कभार खतरनाक हो जाता है। क्षेत्रवाद का मतलब क्या होता है कि जो जिस क्षेत्र में रहते हैं उनको उस क्षेत्र से ज़्यादा लगाव हो जाता है। जैसे कि असम के अंदर कुछ ट्राइबल्स लोग, नॉर्थ ईस्ट के अंदर कुछ ऐसा ट्राइबल्स लोग, तो वो उसी एरिया के अंदर रहने के कारण उनको लगता है कि भाई मेरा जो ये एरिया है जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, मेरा यही एक स्टेट है। वो स्टेट को स्टेट नहीं मानते, वो जिस एरिया में रह रहे वो वही उसका स्टेट है। कभी कभार पंजाब में देखते हैं हम खालिस्तान की मांग उड़ जाती है। आज इधर देख लिए, अब गुजरात के अंदर भी, महाराष्ट्र के अंदर भी, नॉर्थ ईस्ट के अंदर काफ़ी बार ऐसे चैलेंजेस इंडिया को फेस करने पड़े। क्लियर है यहाँ पे। तो जब क्षेत्रवाद एक एक्सट्रीम क्षेत्रवाद यानी कि एक एक्सट्रीम रीजनलिज्म में जब चेंज हो जाता है, तो दोस्त वो मांग अब अलगाव की मांग बन जाती है, और वो चाहते हैं कि हमें उस देश से अलग कर दो भाई, हम नहीं रहना चाहते यहाँ से, क्योंकि हमारी पहचान जो हमारी जो कल्चर इसमें खतरे में आ जाएगी। तो ये चीज़ बड़ा दिक्कत दे देती है भाई। जैसे कि जब असम के अंदर ऐसा हुआ, जब अलगाववादी आंदोलन हुए, तो भारत को उसको शांत करवाने में जब असम के अंदर लोगोवाल समझौता हुआ, राजीव गांधी की गवर्नमेंट हुआ करती थी, तो बड़ी दिक्कत हमें फेस करनी पड़ी। यहाँ पे कई लोग मारे गए। वहाँ पे ये आतंक का रूप धारण कर लेते हैं भाई, ये छोड़ते नहीं है। पुलिस को मारना, फौज को मारना, लोग आम लोगों को ही मार देते हैं कभी कभार। तो क्षेत्रीय दलों का गठन, क्षेत्रीय दल, अब ये क्या करता है, जिस रीजन में ये रह रहे हैं
उसी रीजन में रहते हुए एक दल बना लेते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स फ्रंट बना था भाई असम के अंदर, है ना, एंड जिसको हम आंसू कहते थे, आंसू, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, आंसू बनाया गया था। तो ये भी भाई असम के अंदर फुल तगड़ा सा उग्र रूप धारण कर लिया था इसने भी। तो ऐसे ही तमाम संगठन बनाए गए थे और बनाए भी जाते हैं ये। तो उस रीजन के अंदर जो लोग रह रहे हैं, उस एरिया में रहने की वजह से उनको उस एरिया में लगाव होता है, और उसी एरिया में रहने के लिए वो एक दल, एक पॉलिटिकल पार्टी या कोई एक संगठन बना लेते हैं, जिससे कि आपस में लोगों को जोड़ सके अपने पावर को बढ़ाने के लिए, और फिर जाके वो एक उग्र रूप धारण कर लेते हैं। उग्र रूप, जब क्षेत्रवाद की बात की जाती है तो उस पर्टिकुलर क्षेत्र के विकास की बात की जा रही है, लेकिन जब उस क्षेत्र के लोग जब अलगाव की बात करने लग जाए कि भाई यहाँ पे रह तो रहे लेकिन इस क्षेत्र में लोग ध्यान नहीं दे रहे, हम यहाँ से अलग होना है, तो ये हमारे देश की जो यूनिटी है, जो देश की इंटीग्रिटी है, उसके लिए खतरा पैदा कर देता है। ठीक है, राजनीतिक शक्ति की प्राप्ति की मांग करने वो लग जाते हैं। जैसे कि असम राज्य चाहता है कि भाई हमें एक स्पेशल स्टेट का दर्जा दीजिए, है, पंजाब चाहेगा, फिर जो महाराष्ट्र चाहेगा, अलग अलग स्टेट अगर ऐसा चाहेंगे तो वो आपस में यूनिटी कैसे बनाएंगे भाई, यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी। ऐसे तो छात्र संगठन आपस में बनाने लग जाते हैं, आंसू का मैंने एग्जांपल दिया असम के अंदर, एंड इसी वजह से हिंसक आंदोलन होना स्टार्ट हो जाता है। तो वॉयलेंस जब होगा तो इससे देश की यूनिटी पे तो खतरा आएगा ही, प्लस लोग भी खामखा मारे जाएंगे यहाँ पे। तो ये बहुत बड़ा मेन रीजन है जो कि आपको पता होना चाहिए। भारतीय संविधान में नरजातीय समूह के लिए अलग अलग प्रावधान प्रोविजंस किए गए, जैसे कि अनुसूचित जाति के जो लोग हैं जिसको हम एससी कहते हैं, और अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं जिनको हम एसटी कहते हैं। भारत के जो संविधान है, भारतीय संविधान की जो शेड्यूल 5th है और जो 6th है, 5th और 6th शेड्यूल भारत के अंदर 5वीं और 6ठी अनुसूची दोस्त एसटी और एससी के लिए ही हैं, ताकि जो ये ट्राइबल यानी कि जो पिछड़े लोग हैं, संविधान के अंदर उनको रिजर्वेशन देकर उनकी हेल्प की जा सके, क्योंकि इतिहास में इनके साथ जो अत्याचार हुआ है ये इनका निवारण किया जा सके। सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं उनको भी आगे आने का पूरा मौका मिलना चाहिए, इसके लिए सरकार उनकी हेल्प करे। एंड में आपको आलोचना भी करना है इसमें, जो क्षेत्रवाद के नाम पे जो अलगाववादी आंदोलन चलते हैं, और लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखना ही है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि नरजातीयता के रूप में भारत की अपनी एक पहचान है, जहाँ पर जो कई सैकड़ों भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग दोस्त तरह के लोग रहते हैं। तो इस विविधता में, इस डाइवर्सिटी में जो यूनिटी है, जो एकता है भारत की, ये सबसे बड़ी खूबसूरती है। हाँ, छोटे मोटे अप्स डाउन होते रहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट और लोग मिलकर उसको सॉल्व करते हैं, और यही भारत के दोस्त बड़ी खूबसूरती है। आई होप ये सारे क्वेश्चन्स आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं ये मैंने 4 मंथ या लगभग 4 महीने पहले डाल दी थी। इसको लगभग अभी तक 30,000 लोग देख चुके हैं। इस वीडियो के बाद आपको इस वाले वीडियो को जरूर देख लेना है। इस वीडियो के अंदर मैंने जो और क्वेश्चंस बताए हैं, इस वाले वीडियो से आपका कवर सब कुछ हो जाएगा। आज की ये वीडियो प्लस ये वीडियो, इसकी वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। तो दोनों वीडियोस को देख लेने के बाद पूरा टॉपिक आपका फिनिश हो जाएगा, और जो जो मैंने आपको पढ़ाया है ये इन सभी के आंसर्स भी मैंने अपने नोट्स में दिए हैं। नोट्स आप ले लीजिए दोस्त, मार्केट से आपको 10 ईयर लोगे, कोई भी आप बुक्स वगैरह लोगे, उससे बेहतर है नोट्स, ताकि जो मेरी लैंग्वेज आप समझ में आ जाती है तो नोट्स भी समझ में आ जाएंगे। तो नोट्स के लिंक दे दी गई डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। MPS 3, 2, 1, 4 सभी के नोट्स अवेलेबल है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर। तो जाइए दोस्त, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, और इस वीडियो के बाद और इस वीडियो को जरूर देख लीजिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे मुझे आप कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइए, ताकि ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए और बनाऊं। थोड़ा इनकरेज कीजिए, आपकी मोटिवेशन दोस्त मेरी पावर्स को बढ़ा देती है। ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मुझे और शक्ति, मुझे पावर और मोटिवेशन देती है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना, और इस वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप, अपने स्टेटस पे, अपने सोशल मीडिया हैंडल पे शेयर कीजिए, ताकि सभी की हेल्प हो सके। हम तो भाई यही चाहते हैं कि हर घर शिक्षा, हर घर तिरंगा है ना जैसे, वैसे हर घर शिक्षा होनी चाहिए। मिलूंगा दोस्त आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना प्यार यूं ही बनाए रखना। ये वीडियो कैसे लगी कमेंट्स बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलना। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।